हेलो बच्चों। तो चलिए हम लेक्चर 2 की तरफ पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। लेकिन इस लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए यार इस चैप्टर में ना हमें क्या करना पड़ता है। हमें बहुत सारी चीजें हैं काइनेटिक्स की जिनको यूज करना पड़ता है। तो क्योंकि हमने अभी तक हमारे चैनल पे काइनेटिक्स नहीं किया है, तो इसीलिए मैं वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ा देती हूँ। बट आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, है ना? तो इधर ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो इसमें यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम RDS बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा स्टेप होता है यार? ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। किसी भी, जितने भी आपके स्टेप्स है ना, मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप्स हैं, उनमें से सबसे स्लोएस्ट स्टेप को हम RDS बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हैं किसी रिएक्शन में। ये बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लो मुझे 5 सेकंड लगा, इसमें मान लो मुझे 25 सेकंड लगा, और इसमें मान लो मुझे 100 सेकंड लगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा वाले स्टेप में लगा? सी से डी वाले में ना। तो इसी स्टेप को क्या बोल रहे हैं हम? RDS। इसी स्टेप को क्या बोलेंगे हम? RDS। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर RDS शॉर्ट में बोलते हैं। फिर एक चीज आपने पढ़ी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा है आपने? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? सो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देती हूँ। मान लीजिए ये जो स्मॉल एम, स्मॉल एन, ये सब है, ये स्टोइचियोमेट्री है। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, तो आप इसकी रेट कैसे लिखोगे? रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? बेटा रिएक्टेंट कौन है? ए, उसकी पावर एक्स। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? बी, उसकी पावर वाई। ये जो एक्स है ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू एम। एक्स मे और मे नॉट, इधर लिख देती हूँ उसको, एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू एम। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिमिलरली वाई में और मे नॉट बी इक्वल टू एन, ये भी बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेकर आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? के। जिसको क्या बोलते हैं? के। ठीक है, ये के क्या है? यहाँ पे ये के क्या होता है? इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसकी जो यूनिट्स है, जो के की यूनिट्स हैं, वो डिपेंड करती हैं एक्स और वाई। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन, देखो, कॉन्सेंट्रेशन एक ही यूनिट क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर की पावर एक्स, अगेन मोल पर लीटर की पावर वाई। तो एक्स और वाई न्यूमेरिकली क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, क्या होंगे? तो उसके हिसाब से के की यूनिट डिसाइड होगी, क्योंकि रेट की यूनिट तो फिक्स होती है। रेट की यूनिट तो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन की पावर वाई, एक्स और वाई क्या होंगे उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि के की यूनिट क्या है। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। और एक्स प्लस वाई को क्या बोलते हैं? ओवरऑल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स प्लस वाई क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, रेट लॉ जो होता है, रेट लॉ क्या है? ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरा रेट लॉ कहलाता है। ये जो रेट लॉ है, ये मैं ना सिर्फ रिएक्शन को देख के नहीं बता सकती, उसकी शक्ल देख के नहीं बता सकती कि इसमें एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। तो ए रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। थ्योरेटिकली हम बता नहीं सकते। और ये जो आप ऑर्डर निकाल रहे हो किसी भी रिएक्शन का, आर एक्स एन मतलब रिएक्शन, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई इंटीजर मतलब वही पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक्स थे। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन हो गई। एक हो गई एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको आप सिंगल स्टेप रिएक्शन बोल सकते हो, और दूसरी हो गई मल्टी स्टेप रिएक्शन, या जिसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोल रहे हैं? वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो रही है। A reaction which takes place in one single step। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए CH3 आई है, उस पे जाके OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, और यहाँ से आयोडीन बाहर निकल रहा है। तो ये एक स्टेप में हो रहा है। तो इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला? एलिमेंट्री रिएक्शन। इसको मैंने क्या बोला? एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप में हो रही है। दूसरी टाइप कौन सी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा टाइप कौन सा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन। बेटा आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, और अगर आपका कुछ मिस होता है तो पहली बात तो पॉज कर लो, अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, तो मैं आपके साथ PDF भी शेयर कर दूंगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? ये वो रिएक्शन होता है जो कि मोर देन वन स्टेप में होता है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन सिंगल स्टेप। एक स्टेप में नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, A+B जो है, उसने AB दिया, फिर A ने AB के साथ रिएक्ट किया A टू B बनाने के लिए, फिर A टू B ने मान लेते हैं 2B के साथ रिएक्ट किया A टू B3 बनाने के लिए। नेट रिएक्शन जो है, जब आप इसे ऐड करोगे तो देखो, 2A, AB से AB कट गया, A टू B से A टू B कट गया, क्या बचा? एक B और ये 2B, 3B गिव्स A टू B3। ये रिएक्शन क्योंकि मल्टी स्टेप में हो रही है, तो ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन लेकिन इसका हर स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री। ये भी एलिमेंट्री है, ये वाला स्टेप भी एलिमेंट्री हो गया, और ये वाला स्टेप भी एलिमेंट्री हो गया। इंडिविजुअल स्टेप्स इसके एलिमेंट्री हैं, और कलेक्टिवली ये रिएक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, तो ये फर्क होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। फिर एक वर्ड आता है मॉलिक्यूलैरिटी। ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? भाई कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ आए, एक दूसरे के साथ कोलाइड किए ताकि प्रोडक्ट बन सके। क्या बोल रही हूँ मैं? कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ आए, आपस में उन्होंने कोलाइड किया ताकि प्रोडक्ट बन सके।
और ये ना एलिमेंट्री स्टेप में बात हो रही है, सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। कमिंग टुगेदर टू रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कितने लोग एक साथ आके एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं सो दैट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज ए ने बी के साथ रिएक्ट करके AB2 बना दिया। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आर देयर, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ए के? एक। और बी के कितने हैं? दो। तो बेटा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? ए के एक मॉलिक्यूल है, बी के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? तीन। ठीक है। अब मॉलिक्यूलैरिटी को लेके कुछ की पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। बेटा मॉलिक्यूल का नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है ना? -1 मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। एंड कैन हैव वैल्यूज 1, 2, 3 ओनली। हम आप तो कह रहे थे पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, फिर तो मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ। नहीं बेटा, इसको ना एक चीज से समझो। मान लीजिए कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, जिस रूम में आप बैठ के भी पढ़ रहे हो, उसमें ना व्हाइट बॉल्स रखी हुई हैं। कौन सी बॉल्स रखी हुई हैं? व्हाइट बॉल रखी हुई हैं। ठीक है। अब ये जो व्हाइट बॉल्स हैं, इसके साथ साथ एक, मान लेते हैं, हाँ ठीक है, पहले व्हाइट बॉल्स वाला एग्जांपल ले। देखो, ये व्हाइट बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी व्हाइट बॉल्स हैं यहाँ पे। तो व्हाइट बॉल ने क्या करना है ना, अपने आप में बस बूम फट जाना है। ठीक है, इसको किसी और व्हाइट बॉल से कोई मतलब नहीं है। एक व्हाइट बॉल जो होगी वो बस उसको बस फट जाना है। तो इसको अपने आप से ही मतलब है, एक मॉलिक्यूल को अपने आप से ही मतलब है। तो ये एग्जांपल हो गया यूनिमॉलिक्यूलर, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। ठीक है। अब इसी कमरे में मान लेते हैं कि मेरे पास एक व्हाइट बॉल है, मतलब 100 व्हाइट बॉल्स हैं और 100 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। अब रिएक्शन में आपसे कह रही हूँ कि कंडीशन लगा दिया मैंने कि 100 व्हाइट बॉल 100 ब्लैक बॉल्स है तो सही, पर मैंने अब आपको क्या बोल दिया कि भाई कंडीशन है कि व्हाइट को ब्लैक के साथ कोलाइड करना होगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब इस चीज को समझना, पहले क्या हो रहा था, डिब्बे के अंदर सिर्फ व्हाइट बॉल्स थे और उसको किसी से मतलब नहीं था, वो फट रहा था, तो वो इंडिपेंडेंट था, फट गया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस वाले केस में क्या हुआ, व्हाइट जब ब्लैक के साथ कोलाइड करेगा तब ही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो, व्हाइट व्हाइट के साथ भी कर सकता है कोलाइड, ब्लैक ब्लैक के साथ भी कर सकता है। व्हाइट और ब्लैक एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब प्रोडक्ट तो तभी बनेगा ना जब लेकिन ये दोनों आपस में व्हाइट और ब्लैक कोलाइड करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? दो, क्योंकि दो लोग आपस में रिएक्ट करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब आप सोचो, एक और ले लें हम, व्हाइट बॉल्स हैं 100, ब्लैक बॉल्स हैं 100, और यहाँ पे रेड बॉल्स हैं 100। ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट कब बनेगा, जब व्हाइट रेड ब्लैक तीनों आपस में कोलाइड करेंगे तब जाके रिएक्शन होगा। देखो, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है यार यहाँ पे। व्हाइट व्हाइट के साथ कर सकता है, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तीन व्हाइट कर सकते हैं, तीन ब्लैक कर सकते हैं, तीन रेड कर सकते हैं, दो व्हाइट एक रेड कर सकते हैं, दो व्हाइट एक ब्लैक कर सकते हैं। पर मैंने आपसे क्या बोला कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन सिर्फ तब होगा जब एक व्हाइट एक रेड और एक ब्लैक करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो गई ना, सोचो कितनी ज्यादा कम हो गई। अब अगर आप इसे चार डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स ले लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम हो जाएगी। इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर वाली कोई रिएक्शंस होती ही नहीं है। अब ये मॉलिक्यूलरिटी 3 का मतलब कैसे हो गया, एक व्हाइट एक रेड और एक ब्लैक ने आपस में कोलाइड किया, तो तीन लोगों ने कोलाइड किया तब जाके प्रोडक्ट बना। तो चार वाली मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है चार लोगों का एक वक्त पे कोलाइड करना साइमल्टेनियसली, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी इसलिए कभी भी 3 से ज्यादा किसी भी रिएक्शन की देखी नहीं जाती। अपार्ट फ्रॉम दिस, जीरो मॉलिक्यूलरिटी तो कभी हो ही नहीं सकती। अरे मॉलिक्यूल ही नहीं है कोलाइड करने के लिए तो भैया फिर रिएक्शन कैसे होगी? तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो या ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 भी नहीं हो सकती, मैंने आपको समझा दिया क्यों। ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी तो अलग है। किसी स्टेप में हो सकता है दो लोग कोलाइड कर रहे हैं आपस में, जैसे इधर देखो, इधर कितने कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, इधर कितने कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, इधर कितने कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं। तो भैया फिर
इसकी कोई मतलब नहीं है, हर स्टेप की निकाली जाती मोलिकुलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। मोलिकुलैरिटी का इसलिए कोई लेना देना नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक मोलिकुलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन अगर फिर भी पूछ ले, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, फिर भी पूछ ले तो मोलिकुलैरिटी आरडीएस की बता देना। मोलिकुलैरिटी ऑफ आरडीएस कैन बी कंसिडर्ड एज मोलिकुलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल स्टेप्स की मोलिकुलैरिटी अलग अलग होती है। पर फिर भी अब वो जिद पे ही अड़ जाए क्वेश्चन कि नहीं आप तो बताओ जी हमें इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी, तो फिर आपको आरडीएस को देखना है। आरडीएस की जो मोलिकुलैरिटी होगी वही उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी हम मान लेते हैं। ठीक है। अब यार अगर मोलिकुलैरिटी 1 है तो आप उसको बोलोगे यूनिमोलिक्यूलर, 2 है तो बोलोगे बायमोलिक्यूलर, इसको ए आर कर देते हैं, 3 है तो बोलोगे ट्राइमोलिक्यूलर, और 3 से ऊपर तो मैंने आपको बता दिया होती ही नहीं है। ठीक है क्या? क्या ये बात समझ में आई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपन को जानना है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी अपना काइनेटिक्स में पढ़ते हैं अपन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ई ए। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है भाई? ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर रिएक्टेंट को ये एनर्जी नहीं मिली तो वो प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी required for reaction during a molecular encounter। भैया जब कोलिजन होगा तब उसको इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। अगर उसको इतनी एनर्जी नहीं मिली तो वो प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। कौन नहीं बनाएगा? रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। ठीक है। और इसी को आपने किससे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से पढ़ा होगा, है ना, काइनेटिक्स में, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या थी वो? k इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यही पढ़ा है अपन ने, है ना? इसी को अपन अगर ग्राफ से देखना चाहें, बेटा ये मेरे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन? ऐसे बनाते हैं। ये मेरी रिएक्टेंट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी है। अब उसको एक्स्ट्रा जो चाहिए इस पीक तक पहुंचने के लिए, पीक क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट। ठीक है। ये आर्हेनियस इक्वेशन में ये के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ई की पावर ई ए बाय आर टी। चलेगा ना? एक बात बताओ, अब अगर आप ई ए को बढ़ाओगे, ई ए को बढ़ाओगे तो ई की पावर ई ए बाय आर टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। फेयर इनफ, क्योंकि यहाँ पे पावर बढ़ रही है ना? तो फिर 1 अपॉन ई की पावर ई ए बाय आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? और अगर 1 अपॉन ई ए बाय आर टी की वैल्यू बेटा कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो के की वैल्यू ऑटोमेटिकली
कम हो जाएगी, के की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मतलब ये बढ़ाने से के की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर के की वैल्यू कम हो रही है तो रेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेट रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई था ना, राइट। तो अगर के कम होगा तो रेट भी कम हो जाएगा। सिमिलरली ईए की वैल्यू अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, के बढ़ जाएगा और रेट भी बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें ए क्या होता है आरएनएस इक्वेशन में, इसको बोलते हैं आरएनएस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अक्सर। कभी कभी ऐसा लगता है यार मैम, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो भी हो जाए या लगभग जीरो के आसपास आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं एक नोट करके लिख रही हूँ। बेटा आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ, कुछ रैडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं, some radical combination reactions can have zero or nearly zero activation energy if not affected by steric hindrance। मैंने क्या लिखा है कि कुछ रैडिकल कॉम्बिनेशंस जैसे ये वाला, जब ये दोनों जुड़ते हैं ना तो Cl2 बनता है, और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सीधे बन गया। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लगभग जीरो के आसपास ही होती है, या तो जीरो या तो नियरली जीरो के आसपास होती है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइडेड, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रहा तो काफी बार स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो या नियरली जीरो हो, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता भी है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए वैलिड चीज है। फिर और क्या जरूरी है जानना, एक चीज जो जरूरी है वो है ट्रांजिशन स्टेट। ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। भैया देखो, ये ग्राफ था, ये वाली पीक इज ट्रांजिशन स्टेट, जो बन रहा है ना वो ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं मैम, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ reactant into products, a transitory arrangement of atoms corresponding to peak in activation energy profile is known as ट्रांजिशन स्टेट। वो जो पीक मैंने आपको अभी अभी ऊपर दिखाई थी ना, वही ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट अब होता क्या है भैया, आप मैम आपने बोल दिया वो पीक ट्रांजिशन स्टेट है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो पीक दिखा क्या रहा है बेटा, वो पीक ये दिखा रहा है कि पार्शली कौन से बॉन्ड बन रहे हैं और कौन से टूट रहे हैं, कौन से बॉन्ड पार्शली बन रहे हैं और कौन से टूट रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ, आराम से स्क्रीन पे देखिए। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे OH नेगेटिव ने क्या किया, कार्बन पर अटैक किया ताकि Br लीव कर जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन का तो जी कुछ नहीं गया, ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, ये तो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, बी मीन्स ब्रेक, और
ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एफ मींस फॉर्म हो रहा है। इस एक चीज में, इस मोइटी के अंदर ये पार्शियल बॉन्ड्स है जो टूट रहा है और ये बन रहा है। इसी स्टेट को क्या बोला है हमने, ट्रांजिशन स्टेट। इसको मैं आइसोलेट नहीं कर सकती क्योंकि ये आइसोलेट नहीं हो सकता, अलग से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि एक साइमल्टेनियसली सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में फिर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या करेगा, OH और CH3 का बॉन्ड बन जाएगा और Br नेगेटिव बाहर आ जाएगा। देखो मैं इसको अलग से निकाल नहीं सकती। ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इससे, डबल डैगर से। ठीक है, इसको डबल डैगर कहते हैं इस तरीके से। मैं जो बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। मैं ट्रांजिशन स्टेट को मिक्सचर से बाहर नहीं निकाल सकती, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तो वो स्टेबल नहीं है, ऊपर से उसका लाइफ स्पैन ही बहुत कम है। लाइफ स्पैन मतलब उसके वो कब तक एग्जिस्ट करेगा, आपको पता है? उसका लाइफ स्पैन 1 पिको सेकंड है। पिको सेकंड मतलब समझ रहे हो कितना कम, 10⁻12 सेकेंड्स, इससे भी कम है। ठीक है। तो मैम इसका फायदा क्या है? बेटा ये हेल्प करता है, अगर ये स्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, तो मैं रेट बताने में हेल्प करता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो रेट ज्यादा होगी, ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल है तो रेट कम होगी। तो हमें हेल्प करता है रिएक्शन की रेट को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है। अब काइनेटिक्स का एक लास्ट टॉपिक जो अपन को काम आ सकता है, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बेटा इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो रिएक्शन के दौरान ही बनी होती है और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो गई होती है। ठीक है, रिएक्शन में ही बनी और रिएक्शन में ही खत्म हो गई। तो ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, some species are formed which can be isolated फ्रॉम रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान बनी, रिएक्शन के दौरान खत्म हो गई। बट इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते तो इसको आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे रिएक्टेंट था, उसने इंटरमीडिएट बनाया, फिर प्रोडक्ट बना दिया, तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, और इंटरमीडिएट से क्या बना दिया आपने? प्रोडक्ट बना दिया। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी फर्स्ट स्टेप में? ये 1, और ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? जब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा था। सेकेंड स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी, जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो एक्टिवेशन एनर्जी लगी E2। और ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? ट्रांजिशन स्टेट 2। ये ट्रांजिशन स्टेट 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, जितनी पीक्स होंगी उतने स्टेप्स होंगे। ग्राफ को पहचानने का बेस्ट तरीका होता है, कितनी पीक्स हैं देखो, 1 2 स्टेप्स भी कितने हो रहे हैं? 2। पहला स्टेप रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, दूसरा स्टेप इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किसके बराबर होंगे? टोटल नंबर ऑफ पीक। हर पीक ट्रांजिशन स्टेट बताती है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स
कितने होंगे? वो कैसे पता चलेंगे? गड्ढों से। किससे? कुएं से। गड्ढों से कैसे? देखो, ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, ये तो स्टार्टिंग वाली बात हो गई। अब गड्ढा कितना बना है यहाँ पे? एक। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कितने हैं? एक। मान लो ये होता एक, दो, अब प्रोडक्ट बनता। अब गड्ढे कितने बने? एक और दो। तो इंटरमीडिएट कितने हैं यहाँ पे? दो। ठीक है। आई होप समझ में आया आप लोगों को। ठीक है। तो अब ये अपनी बेसिक्स थे जो अपने को काम आएंगे काइनेटिक्स के इस चैप्टर में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। और अगर आप नोट्स साथ में बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप मुझे मैसेज कर कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।